and my dear friends, students. At the outset, I would like to thank the Department of History, particularly history teacher Dr. Ravi Arjun and other faculty for inviting me here to deliver this special lecture today on the very important topic, that is subaltern studies. As sir has told you, this school was founded by Professor Ranjit Guha, so who has passed away last year after almost completing centenary of his life. बच्चों, in which medium you are comfortable? I think mixed language would be better. Okay? Mixed language पसंद करेंगे? Yes. तो सर ने बताया जैसे रंजीत गुहा चले गए, लगभग 100 साल उनके होने को थे, पूरे नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी इतना बड़ा लाइफ जिए वो, और इतना लगभग इतना ही 4-5 साल थोड़ा सा कम लाइफ जिए थे रांके, लियोपोल्ड वान रांके का नाम अगर आपने सुना होगा, सुना? रांके वाज द फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, आपने सुना होगा। तो रांके ने भी लगभग 95 ईयर अपने लाइफ के दिए पर्टिकुलरली हिस्टोरिकल स्टडीज़ एंड रिसर्च को, और ये आदमी भी ऐसा ही था। ज़िंदगी लंबी होना इतनी बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये है कि इतनी लंबी ज़िंदगी में इतना भारी कंट्रीब्यूशन किया जा सकता है। कई लोग वेस्ट कर देते हैं ज़िंदगी को, लेकिन इन लोगों के एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। तो रणजीत गुहा का ये जो टॉपिक है सबाल्टर्न स्टडीज, आई थिंक दिस शुड आल्सो बी देयर इन योर सिलेबस। आपके सिलेबस में है ना ये टॉपिक? सिलेबस में है ना? कौन सी क्लास के बच्चे हैं? प्रीवियस, फाइनल, फाइनल ईयर में कौन से? दोनों में है। तो सबाल्टर्न स्टडीज का आपके सिलेबस में भी है, और उससे भी इम्पोर्टेंट क्योंकि लेटेस्ट स्कूल रहा है हिस्ट्री का, और हमारे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और इवन मेडिवल इंडियन हिस्ट्री पर भी सबाल्टर्न स्टडीज़ का के से जुड़े हिस्टोरियंस का काम है। तो इसलिए ये थोड़ा सा ध्यान से सुनिए और कुछ बातें नोट भी करिए अगर आप, क्योंकि आपके सिलेबस में काम आएगी जो चीज़ें हम बता रहे हैं। थोड़ा थोड़ा नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, तो इससे ध्यान भी बना रहेगा और काम की बात भी मिल जाएगी। तो जैसे सर ने बताया, सबसे पहले देखिए जो सबाल्टर्न स्टडीज़ की जो धारा है, कई सारी आधुनिक भारतीय इतिहास को लेकर कई सारी धाराएँ, कई सारे स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस इमर्ज हुए। जैसे पहला था साम्राज्यवादी स्कूल, इंपीरियलिस्ट स्कूल, अंग्रेज थे ना जो अंग्रेज, उन्होंने खुद भारत को लिखना समझना शुरू किया। उसके बाद जरा गौर करो, उसके बाद आए नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस, उनकी प्रतिक्रिया में एक तरह से राष्ट्रवादी जो इतिहासकार हैं, जो भारत के से प्रेम करते थे, है ना, राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित थे। उसके बाद फिर मार्क्सिस्ट स्कूल आता है ना। मार्क्सिस्ट स्कूल के बाद जो अगला स्कूल है वो है सबाल्टर्न स्कूल। तो ये लेटेस्ट स्कूल रहा है। ये वो स्कूल उस जमाने में खासकर काफ़ी फ्लरिश कर रहा था जब हम पढ़ रहे थे इन्हीं डेस्कों पे बैठ के, यानी जब हम मास्टरी कर रहे थे। वो ज़माना सबाल्टर्न स्कूल का ज़माना था, लेकिन आज भी गया नहीं है। पर उस ज़माने में जब मार्क्सवाद का भी ज़माना होता था और उसके बाद फिर ये उससे अगला स्कूल आ रहा था। दोस्तों, उस समय क्रांतिकारी बातें होती थी। JNU जैसे यूनिवर्सिटीज़ में जो लोग पढ़े हैं, दिल्ली में पढ़े हैं, मैं भी जाता रहता था, मैं रोहतक से हूँ वैसे, तो वहाँ जाते खूब थे हम भी पढ़ने के लिए, रिसर्च के लिए। तो वहाँ हम सब सपने लिया करते कि देश में, दुनिया में क्रांति लाएंगे, और दुनिया में, देश में तो पता नहीं क्रांति आई नहीं या कई जगह आई भी होगी, हमारे यहाँ नहीं आई। लेकिन हाँ, इतिहास में हमने क्रांति जरूर कर दी। हमारा जो सब्जेक्ट है ये हाईली प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन रहा है और काफ़ी विकास हो चुका है, काफ़ी क्रांतिकारी धाराओं से हम जुड़े हैं। इतिहास को हमने बिल्कुल उलट पलट दिया है। जैसे आम धारणा ना, हम लोगों से जब आप बात करते हो बच्चों, तो लोग राजा महाराजाओं की कहानियों तक इतिहास को समझते हैं, लेकिन हमने इतिहास का नेचर बिल्कुल बदल दिया है। हम खासकर सबाल्टर्न स्कूल को देखिए तो उसमें जो हीरो है, हु इज द हीरो ऑफ हिस्ट्री, वो है कॉमन मैन, आम आदमी, निचले लोग, किसान। ये सारा किसानों का एरिया नहीं भिवानी, जानते हो ना। किसान अब हीरो है हिस्ट्री के, मजदूर हीरो है, दलित हीरो है, ट्राइबल हीरो है। ये लोग, इवन ये लोग जिनको इंग्लिश में एक वर्ड है अंडर क्लासेज, दीज आर द क्लासेज, दीज आर कॉल्ड अंडर क्लासेज।
और सबाल्टर्न क्लासेज। सबाल्टर्न का मतलब क्या है? सबाल्टर्न मीन्स पीपल बिलोंगिंग टू सम सॉर्ट ऑफ इंफीरियर स्टेटस, जिनका कोई निचला स्टेटस है, थोड़ा सा इंफीरियर है। वैसे आर्मी से आई हुई एक टर्म है, इवोल्व हुई हुई। इंग्लैंड की जो आर्मी है उसमें इस तरह के जो निचले रैंक के जो अधिकारी होते थे या छोटे सिपाही वगैरह, उनके लिए कहा जाता था ये सबाल्टर्न है ना, सबाल्टर्न समूह। तो सोसाइटी में जैसे सर ने भी बताया, सोसाइटी के कंटेक्स्ट में जो स्टडी की जो बात हुई उसमें एंटोनियो ग्राम्शी, जब बच्चों थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ये देखते थे कितनी दूर से आया हूँ मैं और पूरा इसको अच्छे से मैं आपका टॉपिक तैयार करा दूँगा। तो सोसाइटी को समझें तो सोसाइटी को एक होमोजेनियस चीज़ तो होती नहीं। सोसाइटी में वर्ग होते हैं, कुछ वर्ग हैं जो एडवांस हैं, कुछ वर्ग हैं जो पीछे रह गए हैं, कुछ वर्ग हैं जो अंडर क्लासेज हैं, जो लोअर क्लासेज हैं, जो इंफीरियर क्लासेज है ना। तो दो वर्ग हैं बेसिकली। सबाल्टर्न जो पर्सपेक्टिव है वो ये कहता है देयर आर टू मेन क्लासेज। पहला है इलीट क्लासेज। इलीट के भी कई समूह हैं। इलीट मीन्स समझ रहे हो? इलीट मीन्स अभिजात्य। ओके, अभिजात्य यानी जो बड़े लोग, जरा गौर करो ये बच्चों, बड़े लोग, राजा महाराजा, सामंत, जमींदार, समझ रहे हो ना, व्यापारी, ये हैं बड़े लोग। और अंग्रेजी जमाने में खुद अंग्रेज, क्योंकि वो रूलर है इस देश में। तो एक तरफ तो ये रूलिंग क्लासेज है, एलीट क्लासेज है, दूसरी तरफ है सबाल्टर्न क्लासेज। सबाल्टर्न क्लासेज कौन है? सामान्य लोग, जैसे मैंने बताया अंडर क्लासेज, जैसे किसान हैं, जैसे मैंने बताया और सब श्रेणियां हैं समाज के निचले समूह। तो ये दो लोगों का एक तरह से मामला है इतिहास। 90% जो लोग हैं वो सबाल्टर्न। इतिहास हम किसका लिखते हैं? एलीट का, जो कि 10% भी नहीं है ना बच्चों। हम कहानी सुनाते हैं राजाओं की, कहानी सुनाते हैं बड़े लोगों की, नेताओं की, लेकिन वो तो थोड़े से लोग हैं। इतिहास किसके बारे में? लोगों के बारे में। लोग का मतलब क्या है? जो बहुसंख्यक लोग हैं, तो उनका भी तो इतिहास होना चाहिए ना। जैसे महिलाएं भी एक प्रकार की सबाल्टर्न श्रेणी है। तो महिला ये सवाल पूछती है, वेयर आर वी इन योर हिस्ट्री? आपकी हिस्ट्री में हम कहाँ है ना। किसान पूछते हैं हम कहाँ हैं, दलित पूछते हैं हम कहाँ हैं, ट्राइबल पूछते हैं हम कहाँ, ये सब पूछ सकते हैं सवाल। तो उनको स्थान देने की बात चले। ओके, तो मार्क्सवादी जो, देखिए मैं थोड़ा सा एक बात और जोड़ दूँ शुरुआत में। ग्राम्शी जो थे वो मार्क्सवादी परंपरा के विद्वान थे। ओके, एंटोनियो ग्राम्शी। और ग्राम्शी से पहले जो मार्क्स थे, मार्क्स से थ्योरी में एक बदलाव आता है। मार्क्स से पहले होती थी सोशल थ्योरी। मार्क्स ने एक नई चीज दी, वो है क्रिटिकल थ्योरी। ये जरा नोट करो, क्रिटिकल थ्योरी यानी थ्योरी को थ्योरिस्ट का या स्कॉलर का, इंटेलेक्चुअल का काम है सिर्फ चीजों को बताना नहीं, बल्कि समाज को एक्सप्लेन करना नहीं हमारा काम, बल्कि समाज को बदलना भी है। क्रिटिकल थ्योरी ये कहती है भाई इस समाज में खराबी है, इस खराबी को ठीक करना भी हमारा ही काम है। ओके, पुराने सोशोलॉजिस्ट ये बताया करते थे कि भाई ये परिवार है, ये विवाह है, ये शादी, ये चीज़ है, ये वो है, इसकी विशेषताएं है ना। इन्होंने मार्क्स में, क्योंकि मार्क्स क्रांतिकारी थे, लेकिन फिर बाद में ग्राम्शी आए तो ग्राम्शी ने उसमें कुछ नई चीज़ें और जोड़ी, नई टर्मिनोलॉजी दी। ग्राम्शी ने सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कही कि इंटेलेक्चुअल का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इंटेलेक्चुअल भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल, परंपरागत तरह के, जैसे हमारे जैसे लोग भी कह सकते हो, हालांकि मैं अपने आप को उस श्रेणी में नहीं मानता। परंपरागत जैसे प्रोफेसर होते हैं, पुराने फिलोसफर होते हैं जो ड्राइंग रूम में बैठ के बड़ी बड़ी थ्योरी बनाते हैं। दूसरे होते हैं ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल। ऑर्गेनिक मीन्स एक तरह से जो पब्लिक से जुड़े हुए हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं। इसके लिए एक शब्द और यूज होता है, पब्लिक इंटेलेक्चुअल। पब्लिक इंटेलेक्चुअल जैसे लोगों से ही जुड़े हुए हैं, लोगों के मुद्दे उठाते हैं, लोगों की समस्याओं के लिए, उनको समझते भी हैं, उनके लिए लड़ते हैं उनके साथ मिलकर। ओके, तो हमें इंटेलेक्चुअल को भी दो श्रेणियों में बांट के देखना होगा। ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल इंपॉर्टेंट है, वो जो आदमी ऐसा बुद्धिजीवी जो लोगों से जुड़ा हुआ है, वो लोगों की समस्याओं को बेहतर तरीके से उन्हीं के नजरिए से, एक नजरिया है मेरा नजरिया, देखना बुद्धिजीवी होने के नाते, एक नजरिया है
जैसे मान लिया आप आम लोग हो, आपका नजरिया, तो आपके नजरिए का रखो, अपना नजरिया नहीं रखो, क्योंकि सब रोटी खाते हैं, है ना। सबको पता है, किसानों को पता है कि हमारी समस्याओं का हल क्या है। किसान आंदोलन कर रहे हैं ना, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनकी समस्या को बड़े आदमी नहीं समझ पा रहे, वो कह रहे हैं हमारे नजरिए से समझो। तो लोगों के नजरिए से जब सामने रखता है बुद्धिजीवी, तो वो पब्लिक इंटेलेक्चुअल हो जाता है, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल हो जाता है। क्लियर है ये बात? तो सबाल्टर्न स्टडीज जो इतिहास का जो ये आंदोलन उभरा, एक प्रकार का आंदोलन जिसका पर्पज ये था कि लोगों के जो आंदोलन आए, लोगों के जो किसी भी तरह के जो मुहिम आई, संघर्ष आए, लोगों के संघर्ष आते हैं इतिहास में, उनको हम सही ढंग से समझे और उन्हीं को इतिहास में स्थान दें। राजाओं की लीड का जो रोल है उसको अंडरमाइन कर, उसको बहुत हाईलाइट करके देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें लोगों को देखना है, लोगों के ही नज़र से देखना है। तो ये है बच्चों सबाल्टर्न स्टडीज, सबाल्टर्न स्कूल का जो है क्रमशः विचार किस तरह से विकसित हुआ है। अब एक बात मैं बताता हूँ, इसमें किन किन लोगों का रोल है। मैंने बताया जैसे ये विचार पहली बार ये शब्द यूज किया था एंटोनियो ग्राम्शी ने, उसके बाद एरिक स्टोक्स ने भी इस शब्द का प्रयोग किया है, उसके बाद रंजीत गुहा, सबसे बड़ा नाम है रंजीत गुहा का, जो कि ये सही स्पेलिंग लिख लो, कई लोग RANJIT लिख देते हैं, ये नहीं है, RANAJIT, RANA है ना, JIT स्पेलिंग सही लिखनी थी। विपिन चंद्र की भी कई लोग गलत स्पेलिंग लिख देते हैं, विपिन बना देते हैं, देखा होगा ना आपने, विपिन नहीं है, विपन है, BIPAN। ओके, तो रणजीत गुहा पैदा हुए, मैं बताता हूँ उसके बारे में। ये वो व्यक्ति है जिसने जिंदगी लगाई अपनी, 100 साल लगा दिए, लगभग 100 साल जिए, तो लगभग उसमें से इन्होंने 70 साल कम से कम सबाल्टर्न स्टडीज को दिए। ओके, यानी जब से वो पढ़ रहे हैं, जब से वो पढ़ा रहे हैं। ये बंगाल में पैदा हुए, थोड़ा सा इनके बारे में बताता हूँ। वेस्ट ईस्ट बंगाल है, जो बांग्लादेश है, उस एरिया में ये पैदा हुए। पार्टीशन के बाद ये इंडिया आ गए, कलकत्ता में। बाद में बंगाल की कई कॉलेजों में इन्होंने पढ़ाया है। उसके बाद क्योंकि ये थोड़े से पब्लिक इंटेलेक्चुअल भी थे, लोगों के आंदोलनों से भी जुड़े हुए थे, तो कई मामलों में इन पर केस भी दर्ज हुए, क्योंकि पुलिस पीछे पड़ जाती है ना, जब आप इस तरह काम करते हो। फिर बाद में इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड में इन्होंने फर्दर जो है अपना एकेडमिक जो ग्रोथ है इनका वहाँ होता है, वहाँ पे इंग्लैंड की एक यूनिवर्सिटी है, सुसेक्स यूनिवर्सिटी, वहाँ पे इन्होंने पढ़ाया है, और वहीं पे इन्होंने सबाल्टर्न स्टडीज, सबाल्टर्न की जो अवधारणा है इसका विकास किया। इसके बाद फिर बाद में ये ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी में चले गए, ऑस्ट्रेलिया में। ओके, वहाँ पे फिर इन्होंने काफ़ी वर्ष तक पढ़ाया और वहीं से रिटायर हुए। रिटायरमेंट के बाद फिर यूरोप में बस गए। थोड़ा सी इनकी ज़िंदगी बताता हूँ। और उसके बाद वहीं पे जब ये इंग्लैंड में थे, तो वहीं पे इनको अपने ज़िंदगी की पार्टनर भी मिल गई थी, जो जर्मन मूल की थी। वो खुद भी स्पार्टन स्टडी से जुड़ी हुई थी, इनकी पत्नी जो। बाद में रिटायरमेंट के बाद ये ऑस्ट्रिया में बस गए अपनी वाइफ के साथ, और बाकी की ज़िंदगी लेखन में, पठन में, स्पार्टन स्टडीज के विकास में इन्होंने लगाया। ये इनका थोड़ा सा लाइफ का मैंने बताया। रंजीत गुहा ने जो काम किया, कुछ तो इनकी किताबें हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट किताब इनकी, वो है एलिमेंट्री आस्पेक्ट्स ऑफ पीजेंट इंसर्जेंसी इन इंडिया। ये सुनी होगी आपने, बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है, एलिमेंट्री आस्पेक्ट्स ऑफ पीजेंट इंसर्जेंसी। इसके बाद इन्होंने सबाल्टर्न स्टडीज के नाम से एक सीरीज निकालनी शुरू की। ये उसके प्रधान संपादक रहे हैं सीरीज के। सीरीज का नाम है देखो, सबाल्टर्न स्टडीज। ये 1982 में आनी शुरू हुई, 1982 में, और ये 2005 तक आई है ये सीरीज। इसके लगभग बच्चों 12 वॉल्यूम इसके अब तक आए, यानी पब्लिश हुए हैं इसके 12 वॉल्यूम। पहले इसका नाम था सबाल्टर्न स्टडी एसेज ऑन हिस्ट्री ऑफ साउथ एशियन सोसाइटीज, कुछ इस तरह का टाइटल है, एग्जैक्ट थोड़ा देख लेना। तो ये 12 वॉल्यूम में
आता है 12 खंडों में। इसमें क्या था, इतिहासकारों के लिए प्लेटफॉर्म दिया। ये पूरा खंड आता था इसका, साल दर साल निकलता रहा। एक उस वॉल्यूम में अलग अलग इतिहासकारों के आर्टिकल, अलग अलग सबाल्टर्न से जो भी सबाल्टर्न मूवमेंट्स वगैरह हैं उन पे या उन इश्यूज पे आते थे और इसमें छपते थे। ये उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बना युवा इतिहासकारों के लिए, जिससे बहुत सारे नए इतिहासकारों को भी एक एक्सपोजर मिलता है और वो उनका भी एक बड़ा नाम होता है बाद में। मैं कुछ एक और इतिहासकारों के नाम बताता हूँ जो इस मूवमेंट से जुड़े बाद में। इसमें एक बड़ा फेमस नाम आपने सुना होगा, सुमित सरकार, जो कि पहले मार्क्सिस्ट थे, बाद में इस धारा में आ गए, सुमित सरकार। ओके, उसके बाद मैं कुछ और इतिहासकारों के नाम बताता हूँ, जैसे गौतम भद्र, डेविड हार्डीमैन, डेविड आर्नोल्ड, ज्ञान प्रकाश, ज्ञानेंद्र पांडे, पार्थ चटर्जी और एक जो है और दो तीन और इतिहासकार, मुझे थोड़ा सा क्योंकि मैं वैसे बोल रहा हूँ भी ध्यान नहीं आ रहे, बड़े नामी गिरामी लोग हैं ये सारे के सारे हैं। तो चक्रवर्ती, एक चक्रवर्ती गायत्री चक्रवर्ती और एक और है दीपेश चक्रवर्ती। ये सारे लोग बड़े फेमस लोग बने हैं, ये बाद में सबाल्टर्न स्टडी से जुड़ गए, इन्होंने इनका भी बड़ा नाम हुआ है। तो लगातार इन इतिहासकारों ने काम किया, इनकी इंडिपेंडेंट किताबें भी आती रही और इनके आर्टिकल वगैरह इसमें छपते थे। ओके, तो इन्होंने इतिहास का पूरा चेहरा बदला है, एक हिस्टोरिकल रिसर्च का नक्शा बदला है। तो अब दूसरा अगला पॉइंट मैं ये बताता हूँ, इन लोगों का एरिया क्या था, मेनली किस एरिया में काम किया। सबाल्टर्न स्टडीज मेनली मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में डेवलप हुई है, आधुनिक भारतीय इतिहास के कंटेक्स्ट में, क्योंकि इनके सोर्सेज कुछ इस तरह के थे, क्योंकि ये लोगों की बात कर रहे थे, लोगों के इतिहास की बात कर रहे थे, तो लोगों का इतिहास ज़्यादा पीछे जाओ तो ज़्यादा मिल नहीं पाता है ना। तो जो और सोर्सेज हैं उसके लिए हमें जिंदा लोगों को भी चाहिए, खासकर जो लोग खुद इतिहास को देख चुके हैं, है ना। तो एक तो कारण शायद ये था। दूसरा मेन कारण ये है कि सोर्सेज की डिफिकल्टी के कारण ज़्यादा पीछे नहीं जा सकता था ये स्कूल। तो लेटर मेडिवल, थोड़ा सा ये कह लीजिए लेटर मेडिवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न में भी खासकर इनका काम दो इश्यूज पे ज़्यादा है, एक है फ्रीडम मूवमेंट, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, और दूसरा है सोशल मूवमेंट्स। समझ पा रहे हो बच्चों, राष्ट्रीय आंदोलन पे सबसे ज़्यादा काम इनका राष्ट्रीय आंदोलन पे है। और राष्ट्रीय आंदोलन की, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बहुत क्रिटिकल मीमांसा करी है उन्होंने, उस ढंग से नहीं देखा जैसे पुराने इतिहासकार देखते थे, जो सारा गांधी और नेहरू की कहानी बताते थे इसको, है ना। सुना होगा ना आपने, राष्ट्रीय आंदोलन को हम इस तरह से देखते आए हैं कि भाई ये तो गांधी की और नेहरू की और इस तरह के बड़े नेताओं की कहानी है। लेकिन इन्होंने जब लोगों की भूमिका को जब देखा तो कुछ और चीज़ें इन्होंने बताई कि ये तो सबाल्टर्न लोगों के संघर्ष हैं, जिनके साथ मैं बताता हूँ अभी, जिनके साथ एक प्रकार से थोड़ा सा कभी कभी जो है धोखा भी हुआ है। ओके, अब इनका मैं राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में इन्होंने ये जितना भी काम किया इसमें इन्होंने, इनका एक बड़ा फेमस नारा बनता है, इतिहास में बड़ा पॉपुलर होता है ये नारा। इन्होंने नारा दिया है हिस्ट्री फ्रॉम बिलो। ये नोट करने की बात है, हिस्ट्री फ्रॉम, बच्चों बोलो, हिस्ट्री फ्रॉम बिलो, यानी इतिहास को नीचे से देखिए, इतिहास को ऊपर से मत देखिए, है ना। एक है हिस्ट्री फ्रॉम अबव, एक है हिस्ट्री फ्रॉम बिलो। इतिहास नीचे से आ रहा है, लोग लड़ रहे हैं, उससे इतिहास बन रहा है ना। गांधी के आंदोलन में भी तो लोग ही लड़ रहे हैं, तो गांधी की भूमिका होगी, लेकिन लोगों की भूमिका देखनी होगी। अब आंदोलन जो है जनता कैसे अंग्रेजी राज से लड़ रही है, कैसे राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बन के, बेसिकली वो अंग्रेजी राज से लड़ रहे हैं। ओके, तो बेसिक विचार क्या है उनका, किस तरह से इवॉल्व होता है, अब मैं ये और बताता हूँ। हिस्ट्री फ्रॉम बिलो के अंतर्गत इन्होंने शुरुआत करी सबाल्टर्न की भूमिका से। मैंने बता दिया आपको, है ना, कि जो अंडर क्लासेज हैं, किसान क्या रोल अदा कर रहे थे, मजदूर क्या रोल अदा कर रहे थे, है ना, ट्राइबल क्या कर रहे थे, महिलाएं क्या कर रही थी और दलित क्या कर रहे थे, है ना। तो ये जो अंडर क्लासेज, इनकी क्या भूमिका,
बच्चों जरा गौर करो। और यहाँ से इवॉल्व होना शुरू होता है धीरे 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 करके। आखिर में 2005 की बात बताता हूँ जब आखिरी वॉल्यूम आता है। हालांकि अभी भी लोग लिख रहे हैं, लेकिन अब वो प्लेटफॉर्म खत्म हो गया है, तो इसलिए लोग इंडिपेंडेंटली लिख रहे हैं। स्पार्टन स्टडीज खत्म नहीं हुआ, अभी भी इवॉल्व हो रहा है, ये याद रखो। लेकिन आखिरी जो वॉल्यूम आया उस समय इनका एक आइडिया बदल जाता है और इसके कारण इनकी आलोचना भी होती है। अब आखिर में एक शुरू में शुरुआत करी थी इन्होंने सबाल्टर्न के रोल को लेके, लेकिन 2000 के बाद इनका एक शिफ्ट होता है जिसको एक पैराडाइम शिफ्ट कहेंगे। वो शिफ्ट ये है कि ये जो बाद के इतिहासकार हैं वो ये कहते हैं कि अंग्रेजी जमाने में इन ए कॉलोनियल कंटेक्स्ट होल कंट्री कम्स इनटू द सबाल्टर्न स्टेटस, ये बात कहते हैं। यानी क्योंकि अंग्रेजी राज था ना, जरा गौर करना बच्चों इस पे कि अंग्रेजी राज था, अंग्रेजों की निगाह में तो सब लोग, भारत के सारे लोग सबाल्टर्न हो जाते हैं, है ना। ये विचार है कि भाई हम क्यों देखें सबाल्टर्न, लोगों में फर्क क्यों देखें, अंग्रेज है असली इलीट, तो अंग्रेज की निगाह में सब नीचे है ना, सब सबाल्टर्न। तो ये यहाँ तक पहुँचता है कि भाई कॉलोनियल कंटेक्स्ट में सब सबाल्टर्न हो जाते हैं, चाहे वो गांधी हो, जरा गौर करो, चाहे गांधी हो, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो बिरला हो, चाहे बड़ा पूंजीपति हो, चाहे व्यापारी हो, लेकिन क्योंकि राज उनका है ना, तो असली रेट तो अंग्रेज है, बाकी सब सबाल्टर्न। लेकिन ये आखिरी विचार है इसका, इसके कारण इस स्कूल की कई लोगों ने आलोचना भी करी, बाद में मैं बताऊंगा। ओके, अब मैं ये थोड़ा सा एक पॉइंट और थोड़ा क्लियर कर दूँ, बहुत ब्रीफली जा रहा हूँ मैं क्योंकि बहुत बड़ा है ये स्कूल। खासकर इनका जो काम था वो क्या था, किस तरह का काम इन्होंने किया, थोड़ा सा उसके बारे में बता दूँ। सबसे पहले बात करता हूँ लेटर मेडिवल या मेडिवल पीरियड की। मेडिवल पीरियड के कंटेक्स्ट में मध्यकाल, जो मुगलों का काल था, मुगलों के काल में इन्होंने ये ज़्यादा जोर दिया लोगों के रोल पे, है ना। तो इन्होंने इस धारणाओं को सिरे से खारिज कर दिया कि भी मुगल जो थे वो कोई महान थे, ग्रेट मुगल कहते हैं ना उनको। लेकिन ये हिंदू मुसलमान में नहीं पढ़े जैसे आजकल लोग पढ़ते हैं ना कि भी महाराणा प्रताप महान थे या अकबर महान थे, अभी इस चक्कर में नहीं पढ़े, क्योंकि महाराणा प्रताप भी इलीट है और अकबर भी इलीट है। इन्होंने इन धारणाओं का खंडन किया कि कोई स्वर्ण युग था कि नहीं। कुछ लोग कहते हैं ना शाहजहां का काल स्वर्ण युग था या जहांगीर का काल स्वर्ण युग था, सुना होगा ना आपने। ज़्यादा पीछे आपने सुना होगा अशोक का काल स्वर्ण युग था या हर्षवर्धन का था, है ना। तो लेकिन ये शाहजहां या जहांगीर के बारे में खासकर कुछ लोग कहते हैं कि भाई बड़ा अच्छा युग था, या अकबर का काल बहुत अच्छा काल था। इन्होंने इन धारणा को नहीं माना। इन्होंने कहा लोगों को देखिए, जरा एक उदाहरण देता हूं मैं। एक इतिहासकार लिखते हैं कि भाई यात्री जो लिख रहे हैं ना उसको बेस पे, जैसे पैलसट जैसे यात्री आए मध्यकाल में, वो लोग लिख रहे हैं भारत के किसानों के बारे में। पैलसट लिखता है, बच्चों जरा गौर करो, पैलसट लिखता है, मैं तो हैरान हो जाता हूँ, ये लोग भारत के लोग जो अधनंगे रहते हैं, जिनके शरीर पे कपड़ा तक नहीं है, किसानों के बारे में कह रहे हैं, जिनके जो एक किसान है उसके शरीर पे सिर्फ एक कपड़ा होता है जिसको वो धोती बोलते हैं। ये किसान आपके यहाँ भी मिलता है ना, हरियाणा में। ये किसान दक्षिण भारत में भी यही हालत है। वो कहता है किसान के शरीर पे एक कपड़ा है, किसान जो महिला है उसके शरीर पे भी एक ही कपड़ा है, जो कि थोड़ा सा वो अपने छाती को ढक लेती है, थोड़ा सा नीचे वाले हिस्से को ढकती है उसी कपड़े से। वो कहते हैं एक टाइम खाना खाते हैं ये लोग, एक टाइम खाना खाते हैं जिसको ये लोग बोलते हैं खिचड़ी। खिचड़ी खिचड़ी पता है हमारा राष्ट्रीय भोजन है, पूरे भारत में खाया जाता है। क्यों राष्ट्रीय भोजन बना? क्योंकि हमें और कोई खाना मिला ही नहीं, इतना शोषण था। शोषण की बात बता रहे वो। ये खिचड़ी क्या था, वो कहते हैं ये कुछ मिक्स ग्रेन, 2-4 ग्रेन मिला लेते हैं, कुछ दाल मिला लेते हैं, कुछ चावल मिला लिया, है ना, कुछ दलिया टाइप गेहूं मिला लिया, उसको मिला के, और ये एक टाइम मिलता है शाम के टाइम। कोई थोड़े से बेटर लोग हो, ज़्यादा लकी हो तो उसको घी मिल जाता है, एक आध भैंस पाल रखी है, अदरवाइज ऐसे ही खाते हैं। और दिन में तो कुछ खाते ही नहीं, दिन में इस खेत में गए तो कुछ
सब्जी, कोई कच्ची सब्जी मिल गई वो खा ली, या कोई फ्रूट फल मिल गया, कोई बेर टाइप ये इस तरह का पेड़। हम 65 लिखते हैं कि मैं तो हैरान हो जाता हूँ, ये लोग जिंदा कैसे हैं? ये लोग ऑक्सीजन से तो जिंदा नहीं है, रोटी तो इनको मिलती ही नहीं। ये हालत है आम लोगों की। ये मैं किसानों के बताएं, आप जरा देखो किसानों के ऐसे हालत है भारत के, तो उससे निचले लोगों की कैसे हालत है ना? उससे नीचे आते हैं दलित, उससे नीचे आते हैं शिल्पकार और ट्राइबल। तो इस तरह से उन्होंने इन इतिहासकारों ने इन धारणाओं का खंडन कर दिया, ध्वस्त कर दिया कि कोई स्वर्ण युग था या कोई शानदार युग था। दूसरी तरफ ये कहते हैं अकबर या शाहजहां जैसे जो बादशाह की क्या है? बादशाह के बारे में कहा गया है कि बादशाह दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति था। सारे ही तो रेवेन्यू वहां जा रहे हैं, सारे टैक्स इकट्ठे होके सारे जो कर लगते थे वो किसकी जेब में जाते थे? वो बादशाह की जेब में जाते थे। और क्योंकि वो थी एक प्रकार की राजशाही, तो ऐसा नहीं कि वो सरकारी खजाने में जा रहा है तो बादशाह का नहीं, वो बादशाह का ही है। ओके, वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है और साथ में उससे जुड़े हुए इलीट और हैं, जैसे उसके मनसबदार हैं, जागीरदार, जमींदार। एक तरफ वो लोग हैं जो बहुत ऐशो आराम में रह रहे हैं, उनके बारे में भी लिखा गया वो कितना शानदार जीवन जीते थे। उनकी पार्टियां होती रहती थी। अब तो आम आदमी पार्टी कर लेते हो, आप भी कई बार पार्टी कर लेते हो, थोड़ी सी बेटर आ रही है। तो बच्चों एक ये है मध्यकाल के बारे में। अब थोड़ा सा अंग्रेजी जमाने के बारे में बात करता हूँ। अंग्रेजी युग के बारे में सबाल्टर्न स्टडीज के इतिहासकार पुराने इतिहासकारों की तरह एक बात भी ये मानते हैं, अन्य इतिहासकारों की तरह, कि अंग्रेजी राज एक औपनिवेशिक राज था। तो जाहिर सी बात है शोषण जो था लोगों का कम नहीं हुआ था बल्कि बढ़ा था। यानी जितनी भी पुरानी थ्योरी हैं जो राष्ट्रवादी इतिहासकारों की हैं, मार्क्सवादी इतिहासकार, उनको ये मानते हैं एक बात, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था और अंग्रेज सबसे बड़े इलीट थे, भारत के लोगों का शोषण कर रहे थे। लेकिन उसके खिलाफ एक आंदोलन तैयार हुआ, वो है राष्ट्रीय आंदोलन। अब ये राष्ट्रीय आंदोलन के ऊपर ज़्यादा बहस होती है। वो कहते हैं राष्ट्रीय आंदोलन जो आता है, हमारा जो फ्रीडम मूवमेंट आता है बच्चों, वो कहते हैं फ्रीडम मूवमेंट के जो लोग थे ये नेशनलिस्ट इलीट थे। ये भी इलीट थे, एक तरफ है कॉलोनियल इलीट, दूसरे हैं नेशनलिस्ट इलीट, राष्ट्रवादी इलीट। राष्ट्रवादी इलीट कौन है? जो उच्च वर्ग से आए, ये उच्च वर्ग के हितों की रक्षा करते हैं, उच्च वर्ग के हितों के लिए काम करते हैं, लेकिन अंग्रेजों से लड़ते भी हैं। लड़ते किस लिए हैं? कि अपर जो क्लास है इंडिया का, पूंजीपति वर्ग या जमींदार वर्ग या व्यापारी वर्ग, उसके इंटरेस्ट अंग्रेज से टकरा रहे हैं, है ना? क्योंकि उनको पूरा अधिकार चाहिए बात में, और अंग्रेज क्योंकि शोषण कर रहे हैं, अंग्रेज उनको खुल के जो है काम नहीं करने दे रहे, तो इसलिए वो अंग्रेजी राज का विरोध करते हैं इस आधार पर। समझ रहे मेरी बात? लेकिन उसको ये राष्ट्रीय आंदोलन का नाम देते हैं और लोगों को जोड़ते हैं अपने साथ, लोगों को जोड़ते हैं राष्ट्रीय आंदोलन के नाम पे। लेकिन असल में ये नेशनलिस्ट बुर्जुआजी, इसके लिए एक शब्द है नेशनलिस्ट बुर्जुआजी, राष्ट्रीय जो बुर्जुआ वर्ग है उसका आधिपत्य बनाना चाहते हैं। ओके, इसके लिए फिर ये बात करते हैं कि जो गांधी जी ने और उससे पुराने नेताओं ने जितने भी आंदोलन चलाए, उन आंदोलनों में एक नारा दिया है। बेसिकली इनका प्रोग्राम देखें तो उसमें एक नारा था, वो था उस प्रोग्राम में, वो था स्वदेशी। स्वदेशी लाएंगे, विदेशी को भगाएंगे, था ना? ये गांधी जी के आंदोलनों में भी ये खासकर गांधी की काफी आलोचना करते हैं। वो कहते हैं ये जो स्वदेशी था, ये स्वदेशी पूंजीवाद के लिए था। भारत के पूंजीवाद को बढ़ावा देना है, विदेशी पूंजीवाद को चैलेंज करके। ओके, तो स्वदेशी का असली चीज है, असली अर्थ है स्वदेशी पूंजी को बढ़ावा देना, स्वदेशी पूंजीपतियों को बढ़ावा देना। हालांकि गांधी के ऊपर जब ये टर्म लागू करते हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ये आती है कि गांधी ने ग्रामोद्योग की भी बात करी थी। बच्चे सुन रहे हो आप? गांधी ने ग्रामोद्योग की भी बात करी है, गांधी ने कुटीर उद्योग की भी तो बात करी है, गांधी खादी की भी बात करते हैं, गांधी बुनकर की भी बात करते हैं, कपड़ा की भी बात करते हैं, चरखा की भी बात करते हैं ना? ये तो आम लोगों से जुड़ा हुआ है। तो गांधी को लेके थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आती है।
हालांकि ये बात भी सही है, गांधी पूंजीपतियों की मदद लेते थे। कांग्रेस के सेशन में बहुत सारे पूंजीपति फाइनेंस करते थे। जो सेशन होते थे ना कांग्रेस के, ऑब्वियसली पूंजीपति इसको फाइनेंस करते थे। और गांधी उनके घर में भी ठहरते थे, उनकी हॉस्पिटलिटी भी स्वीकार करते थे और उनसे डोनेशन भी लेते थे, नो डाउट। पर गांधी का कंसर्न ये भी था। फिर भी इन्होंने ये कहा कि नहीं, ये सिर्फ दिखाने की बात है। ओके, असल में राष्ट्रीय पूंजीवाद, राष्ट्रीय बुर्जुआजी जो थी, बुर्जुआजी का मतलब एक प्रकार से जो मध्यम वर्गीय नेतृत्व है हमारा, जो पूंजीपतियों का समर्थन करता है, वो नेशनल बुर्जुआजी, नेशनल कैपिटल का कंट्रोल चाहता है। एक बात, गांधी जी ने जो आंदोलन चलाए, खासकर राष्ट्रीय आंदोलन के जो 3-4 बड़े आंदोलन चले, गांधी ने देखिए कुल कितने आंदोलन चलाए आप जानते होंगे। 3-4 तो उन्होंने छोटे आंदोलन चलाए, चंपारण देख लीजिए, फिर खेड़ा आंदोलन, फिर बारदोली है, अहमदाबाद में आंदोलन है, उसके बाद रोलेट एक्ट वाला एक सत्याग्रह है ना। उसके बाद बड़े आंदोलन हैं, जैसे कौन सा है पहला, असहयोग आंदोलन है, उसी समय खिलाफत चलता है, उसके बाद सविनय के आंदोलन है, फिर भारत छोड़ो आंदोलन है ना। ये सारे जितने भी आंदोलन हैं, छोटे और बड़े, इन सब का एक पर्पज है, लोगों के मुद्दे जरूर उठाए गए लेकिन कंप्रोमाइज कर लिया गया। ओके, ये इस देश की आलोचना करते हैं। गांधी ने हर एक आंदोलन में कंप्रोमाइज किया है। कंप्रोमाइज जो होता है वो लोगों के मुद्दों पर उतना नहीं होता, उसमें वो कई बार क्या करते हैं, मिडिल पाथ निकालते हैं, मध्य रास्ता निकालते हैं, जिसमें थोड़ी सी मांगे लोगों की भी, एक आध लोगों को लगे कि भाई हमारे में कुछ काम हो गया, कुछ लोगों की मांगे मानी जाती है, लेकिन असल में नेशनल कैपिटल को ज़्यादा फायदा होता है, ये कहना है। और आम आदमी इसके कारण, वो कहते हैं गांधी जी ने जितने भी आंदोलन किए ज़्यादातर बीच में विड्रॉ किए। बीच में कई बड़े आंदोलनों को खास कर देखें, जैसे पहला आंदोलन था, कौन सा था, असहयोग, अचानक विड्रॉ कर दिया। एक इतिहासकार कहते हैं, इनमें से सबाल्टर्न इतिहासकारों में, वो कहते हैं ये जो चोरी चोरा वाला मामला था, ये कोई बड़ा मामला नहीं था, लेकिन गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया अचानक ही, किसी से पूछा भी नहीं। सुना होगा ना आपने, विड्रॉ क्यों किया? उसकी व्याख्या ये है कि उसमें गोरखपुर में जो थाना था, पुलिस थाना था गोरखपुर में, उस थाने में कुछ लोगों ने, निचले लोगों ने, किसान या कुछ निचले समूह के लोग थे, उन्होंने आग लगा दी थी और 7-8 पुलिस अफसर उसमें मारे गए। तो इनको ये डर हो गया कि ये लोग जो है आज तो किसान अंग्रेज के थानों को जला रहे हैं, कल हो सकता है हमारे खिलाफ ये कार्रवाई ना हो जाए, क्रांतिकारी रूप ना हो जाए इसका, शायद इसलिए डर गए। ऐसा एक व्याख्या करी गई है, हालांकि ये सिर्फ एक थ्योरी है, एक मान्यता है, ऐसा नहीं कि इसके बेस पे गांधी जी ने कोई लिखा है कि भाई मुझे ये डर है इसलिए मैं आंदोलन विड्रॉ कर रहा हूँ। गांधी जी ने जो आंदोलन विड्रॉ किया उसका कारण ये बताया कि वायलेंस हो गई और मैं वायलेंस को बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो नॉन वायलेंस के प्रति प्रतिज्ञ थे, है ना, दृढ़ प्रतिज्ञ। लेकिन फिर भी इस तरह की इंटरप्रिटेशन करी जाती है, एक क्योंकि उस समय भी लोग संतुष्ट नहीं थे गांधी जी ने जब विड्रॉ किया था, तब भी बहुत तीखी आलोचना हुई थी गांधी की, क्योंकि किसी से पूछा नहीं ना, एकदम आंदोलन विड्रॉ किया। खैर, बाद में भी गांधी कंप्रोमाइज करते रहते, जैसे गांधी इरविन पैक्ट हुआ है, गांधी इरविन पैक्ट को देखोगे ना तो कुछ विद्वान लिखते हैं कि गांधी जी ने लोगों के मुद्दे छोड़ दिए। जैसे सुना होगा एक सबसे बड़ा मुद्दा था भगत सिंह की सजा का मुद्दा, सुना होगा ना। वो कहते हैं उस समय सारा देश इस बात पे उबल रहा था कि भाई भगत सिंह को सजा नहीं होनी चाहिए, कम से कम फांसी नहीं होनी चाहिए, और गांधी जी ने इस पर जोर नहीं दिया इरविन के सामने। हालांकि ये बात सही है, गांधी जी ने मामला उठाया था इरविन के सामने, लेकिन जोर नहीं दिया और समझौता हो गया। समझौते में ये मुद्दा शामिल नहीं था। तो लोगों के मुद्दे कहाँ आए, किसानों के मुद्दे कहाँ आए, किसानों के जो टैक्स के मुद्दे वो कभी नहीं आए, है ना, शिल्पकारों के मुद्दे नहीं आए, आम लोगों के मुद्दे ज़्यादा नहीं आते। समझौता होता है वो बुर्जुआ मांगों पे होता है। ये बात खास कर इनका ये कहना है आलोचकों का, जो सबाल्टर्न है, बच्चों जरा इधर बोल करो, जो सबाल्टर्न स्टडी के आलोचक हैं उनका ये कहना है कि भाई ये गांधी जी के सारे आंदोलनों में लोगों के साथ बिट्रेल होता है, आम लोगों के साथ, सबाल्टर्न क्लासेस के साथ। इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ
नतीजा ये हुआ कि जितने भी आंदोलन जब विड्रॉ होते हैं ना, लोगों की जो एनर्जी है, जो पॉजिटिव एनर्जी थी, वो नेगेटिव एनर्जी में बदल जाती है। जो लोग अंग्रेज के खिलाफ लड़ रहे थे, आंदोलन तो विड्रॉ हो गया, तो वो अब किसके खिलाफ लड़ेंगे? वो आपस में लड़ने लग जाते हैं। समस्या ये है, सबाल्टर्न के साथ हर बार धोखा हुआ और हर बार वो फिर उनकी एनर्जी इन फाइटिंग में लगती है। खासकर दंगे होते हैं। हर एक गांधी के आंदोलन, एवरी मोमेंट, मोस्ट ऑफ द मोमेंट्स ऑफ गांधी वर फॉलोड बाय कम्युनल राइट्स। दंगे हो जाते हैं देश में। अब देखिए 1921 में, जब 22 में चोरा चोरी के बाद विड्रॉ हुआ, दंगे होने लगे। 32 में जब विड्रॉ हुआ गांधी पैक्ट के बाद, उसके बाद भी दंगे होते हैं। मोपला राइट्स के बारे में तो सुना होगा, कई सारे राइट्स होते हैं देश में, लगातार दंगे चलते हैं। वैसे भारत का इतिहास है ना, आज़ादी के आंदोलन का इतिहास, दंगों का भी इतिहास है और पाकिस्तान बनने का भी इतिहास है, ये भी एक सच है। तो कई बार उनकी एनर्जी लगती है हिंदू मुसलमान में, कई बार एनर्जी लगती है जातीय दंगों में, है ना, कई बार कास्ट वायलेंस हो जाती है, कई बार दलित का सवर्ण के मामले आते हैं, कई बार ट्राइबल के, नॉन ट्राइबल के। तो लोग जो हैं, क्योंकि वो सदियों से बांट रखे हैं इलीट, उनके अंदर भी हजार तरह की कॉन्शियसनेस है, छोटी छोटी नैरो, है ना। उस नैरो कॉन्शियसनेस के कारण वो आपस में लड़ते हैं और वो नेगेटिव ढंग से चलता है। तो ये सबाल्टर्न क्लासेस के साथ लगातार चीटिंग हुई, एक प्रकार से धोखा हुआ। वो फिर अपने आंदोलन खड़े करते हैं अपने मुद्दों पे, लेकिन फिर विड्रॉ, दोबारा नेशनल एलीट फिर आंदोलन करता है, लेकिन लोग फिर जुड़ जाते हैं, फिर बैठ। तो इस तरह से राष्ट्रीय आंदोलन की व्याख्या की गई कई वर्षों तक। लेकिन बाद के इतिहासकारों ने, मैं फिर कह दूँ वो बात जो मैंने शुरू में कही थी, बाद के जो इतिहासकार हैं, गौतम बुद्ध जैसे लोग, पार्थ चटर्जी जैसे जो लोग हैं सबाल्टर्न स्कूल से जुड़े, वो ये कहते हैं कि नहीं, राष्ट्रीय आंदोलन को इस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि इसकी आलोचना भी तो हो रही है ना। भाई गांधी जैसे बड़े आदमी को ये कहोगे कि भाई आप तो जमींदारों के पैरोकार हो, आप तो पूंजीपतियों के पैरोकार हो, और गांधी ने, जिस आदमी ने मतलब एक लंगोटी में रहना स्वीकार किया, है ना। गांधी मेरी तरह सूट में रहते थे शुरू में, है ना, लेकिन बाद में एक लंगोटी में आ गए, लोगों से जुड़ गए। उस आदमी पे इस तरह का आरोप नहीं लगाया जा सकता। हम ये कहें भगत सिंह जैसे लोग, नेताजी सुभाष जैसे बोस, जवाहरलाल नेहरू या गांधी जैसे लोग ये स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे, तो ये बात स्वीकार नहीं हो सकती, है ना। इसलिए फिर बाद के इतिहासकारों ने अपनी पोजीशन बदली। सबाल्टर्न इतिहासकारों की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि नहीं, ठीक है, जो भारत के जो वो थे एलीट, वो अपने स्वार्थ के लिए भी लड़ रहे थे, लेकिन असली एलीट अंग्रेज था, और ये सब सबाल्टर्न पोजीशन में ही, इन सब की पोजीशन सबाल्टर्न। खैर, तो एक ये बात हुई राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। तीसरी बात, एक और बात कह दूं, तीसरी बात है सामाजिक आंदोलन, अन्य सामाजिक आंदोलन। देखो, कुछ सामाजिक आंदोलन ऐसे थे जो स्पॉन्टेनियसली उठ रहे थे, अपने आप ही चल रहे थे, जिसको राष्ट्रीय इतिहास के, राष्ट्रीय धारा के, मुख्य धारा के इतिहासकारों ने ध्यान नहीं दिया था जिन पे। जैसे ना तो राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने इतिहास लिखा था, ना मार्क्सवादियों ने लिखा था। मार्क्सवादी जो कि खुद मजदूर किसान की बात कर, उन्होंने भी नहीं लिखा था। ऐसे मूवमेंट, जैसे उदाहरण के तौर पे 2-3 मूवमेंट का नाम लूंगा मैं। पहले है दलितों के आंदोलन। दलितों के अपने आंदोलन उभर रहे हैं, दलित वर्ग के लोग, समझ रहे हो, समाज की निचली जो जातियां है ना भाई, उनके मुद्दे कुछ इस तरह के हैं, सदियों से वो ऑपरेशन का भी शिकार है, जाति के नाम में भेदभाव का भी शिकार है, छुआछूत का शिकार है, और उनका शोषण भी सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो उनके अपने मूवमेंट उभरते हैं जो अपने ही मांगों को लेके। जैसे सबसे पहले इस तरह के आंदोलन चलाते जो महात्मा फुले ने, फुले का नाम सुना होगा ना आपने? यस सर। जो कि माली जाति के थे। तो फुले ने एक संगठन बनाया, सत्यशोधक समाज। सावित्रीबाई फुले की जो पत्नी थी वो भी इस आंदोलन से जुड़ी हुई है ना। उसी आंदोलन से कई सारी धाराएं और निकलती है बाद में फिर एक धारा जो है अम्बेडकर जैसे लोग उभर के आते हैं। तो एक दूसरा आंदोलन, दलित आंदोलन में निचली जातियों के जो आंदोलन है, इसमें फुले तो बड़ा है एक तरह से, उसमें और भी जातियाँ हैं। फुले से किसान आंदोलन भी उभरते हैं और ट्राइबल भी निकलते हैं कुछ। लेकिन बाद में अम्बेडकर जैसे लोग आते हैं, वो दलित आंदोलन को लेके आते हैं, और भी दलितों के कई सारे मूवमेंट उभरते हैं। जरा नोट करो, जैसे आदि के नाम से आंदोलन आते हैं दलितों के, आदि आंदोलन,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे मुख्य धारा के इतिहासकारों ने ध्यान नहीं दिया। आदि, ये कहते हैं हम मूल निवासी थे। दलित वर्ग के लोगों का ये मानना है, मतलब ये धारणा है, अब ये सच तो नहीं है पूरी तरह, लेकिन उनमें एक धारणा बनती है, विचारधारा बनती है कि भी हम इस देश के मूल निवासी थे और मूल निवासियों को सदियों से दबाया गया। पहले आर्य आए, फिर दूसरे आए, फिर तीसरे आए, तो हमारे साथ तो सबने बिट्रे किया, छला। ऐसा एक दलितों का मानना, उसके अंदर आंदोलन उभरते हैं, आदि आंदोलन को कहते हैं। हम तो आदि थे, जैसे पंजाब में एक आदि धर्म आंदोलन शुरू होता है, नोट करो, आदि धर्म आंदोलन। इसी तरह आंध्र प्रदेश में एक आदि आंध्र आंदोलन, आदि तमिल, आदि तेलुगु, आदि आंध्र, आदि द्राविड़, एक आदि द्राविड़ आंदोलन भी है। ये आदि के नाम से पूरे देश में चलते हैं, बंगाल में भी चलता है ऐसे ही। वो अपने आप को कहते हैं अति, क्या कहेंगे उसको, नमो शूद्र आंदोलन, नमो शूद्र या नाम शूद्र। पंजाब में आदि धर्मी मैंने बताया है ना, ऐसे तमाम। तो इस तरह के मूवमेंट उभर रहे हैं। इन्होंने इन आंदोलनों पे ध्यान दिया जिन पे किसी ने ध्यान नहीं दिया था, है ना। और इतिहासकारों के इतिहास लेखन में नहीं मिलेंगे आपको ऐसे आंदोलन, लेकिन सबाल्टर्न इतिहासकारों ने इन पर काम किया। ओके, नोट करो ये बात। पहली चीज, दलित मूवमेंट्स पे हिस्ट्री लिखी, जिनके जबरदस्त आंदोलन है, खूब लड़ रहे हैं अपने अधिकारों के लिए, और उसी का नतीजा है बाद में अम्बेडकर जैसे राष्ट्रीय नेता भी आते हैं। इसी तरह दूसरे हैं ट्राइबल आंदोलन, आदिवासियों के आंदोलन, जो आदिवासी अपने जमीन, जंगल, जल जंगल और जमीन के मुद्दों को लेकर लड़ते रहे, अंग्रेज से लोहा लेते रहे। बिरसा मुंडा का नाम सुना होगा? यस सर, सुना है ना। ये इनके मुद्दे थे, जल, जंगल और जमीन, ये हमारा हक है, हम जंगल के लोग हैं, और इन जंगलों पे कब्जा कर रहे हैं अंग्रेज और पूंजीपति लोग, राष्ट्रीय पूंजीपति भी कब्जा कर रहे थे। उनका जंगल ले रहे हैं, उनकी जमीन ले रहे हैं, उनके नेचुरल रिसोर्सेज ले रहे हैं। वो अपनी लड़ाइयाँ लड़ते हैं, अंग्रेज से भी लड़ते हैं, बिरसा मुंडा अंग्रेजों से लड़ते हैं, लेकिन वो पूंजीपतियों से भी लड़ते हैं। तो उनके संघर्षों को इन्होंने स्थान दिया। तीसरी चीज है महिलाओं के आंदोलन, महिलाओं की, विमेन भी निचले लेवल पे अपने मुद्दों को लेके कई जगह ऑर्गेनाइज हुई है। तो महिलाओं के, दलित के, ट्राइबल को, इसके अलावा किसानों के भी निचले लेवल पे बहुत सारे आंदोलन आते हैं, जिनको राष्ट्रीय इतिहास ने, मार्क्सवादियों ने भी ध्यान नहीं दिया, किसी और ने भी ध्यान नहीं दिया। जैसे स्थानीय स्तर के आंदोलन, जैसे हमारे हरियाणा में छोटू राम का एक आंदोलन था, इस पर अगर राष्ट्रीय इतिहास लेखन में देखेंगे तो चर्चा नहीं मिलेगी। तो छोटू राम का है, यूपी में देखिए बाबा रामचंद्र का आंदोलन है, राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन है। ऐसे हजारों आंदोलन है, हजारों किसानों के। किसान तो देखिए इस देश की रीढ़ है, वो कितने आंदोलन चला रहे हैं, उनके आंदोलनों को इतिहास में स्थान दिया। ये मेरा योगदान बता रहा हूँ। इस तरह से इन्होंने सोशल मूवमेंट, जो रियल सोशल मूवमेंट है ना इंडिया में, जिनको किसी ने उतना गौर नहीं किया कि लोग भी तो लड़ रहे हैं बेचारे, उनके मूवमेंट्स को हम इतिहासकार हैं भाई, हमारा काम है इतिहास के सच को बताना। इतिहास का इतना बड़ा सच है, लोग लड़ रहे हैं, हमारे इतिहास की किताबों में दिखता ही नहीं। तो ये इन्होंने काम किया। ओके, ये है इनके 3-4 बड़े कंट्रीब्यूशन। अब आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़िए। एक चीज, सबाल्टर्न इतिहासकारों ने इतिहास में कई तरह की चेतनाओं की खोज करी। चेतना, कॉन्शियसनेस, वो कहते हैं कई तरह की कॉन्शियसनेस है। पहली बात तो ये कहते हैं, राष्ट्रीय कॉन्शियसनेस नाम की चीज उतनी नजर नहीं आती। जैसे राष्ट्रवादी इतिहासकार कहते हैं ना, भारत एक राष्ट्र है, पूरा देश एक है, एक ही चेतना है इस देश में, वो है राष्ट्रीय चेतना। ये कहते हैं भारत बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा देश है, जिसमें लाखों करोड़ों लोग रह रहे हैं, और ये सारे लोग बटे हुए हैं क्षेत्र के आधार पर। देखिए कितनी कॉन्शियसनेस है, एक क्षेत्रीय कॉन्शियसनेस है, नोट करो, क्षेत्रीय कॉन्शियसनेस, क्षेत्र के आधार पर बंटवारा है। तो पंजाब का आदमी तमिलनाडु के आंदोलन की तरह थोड़ा न सोचता है, फर्क है ना। तमिल कॉन्शियसनेस अलग है, पंजाब की कॉन्शियसनेस अलग है। इसी तरह दूसरी कॉन्शियसनेस है किसान कॉन्शियसनेस, किसानों की अपनी चेतना है। इसी तरह एक और है दलित कॉन्शियसनेस, दलितों की अपनी चेतना है, क्योंकि उनकी समस्या अलग है, तो उनकी चेतना भी अलग होगी।
उनका सोचने का है ना, मतलब सोचने का और जागने का, अपने विचार को रखने का तरीका अलग होता है। इसी तरह आदिवासी कॉन्शियसनेस, ये गलत तरह की कॉन्शियसनेस है। इसी तरह मजदूर कॉन्शियसनेस, मजदूर जो नई प्रकार की कॉन्शियसनेस शहरों में होगी, फैक्ट्री मजदूर जो आए ना, इन्होंने ट्रेड यूनियन आंदोलन चलाया था, तो ये कॉन्शियसनेस ये हो गई। अब देखो, मार्क्सवादी इतिहासकार दो कॉन्शियसनेस की बात करते थे, किसान और मजदूर। इन्होंने उसको भी कई श्रेणियों में बांट के देखा है कि सिर्फ किसान और मजदूर कॉन्शियसनेस नहीं है, और भी है, जैसे ट्राइबल, जैसे दलित, जैसे रीजनल। रीजनल बुराई नहीं है, क्योंकि रीजन है इतिहास का हिस्सा, रीजन हमारे यथार्थ का हिस्सा है, ये सामाजिक यथार्थ है बात के, है कि नहीं। अब भाई हरियाणा और पंजाब में भी इतना फर्क है, हरियाणा के व्यक्ति की पहचान अलग है, पंजाब के व्यक्ति की अलग है, तो हम कैसे कहते हैं कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत की चेतना एक जैसी हो जाएगी, है ना। तो हजार तरह की बहुत सारी कॉन्शियसनेस को इन्होंने स्वीकार किया पॉजिटिव वे में कह रहा हूं कि भाई ये ऐतिहासिक हैं, ये सारी चेतनाएं ऐतिहासिक कारणों से बनी है, तो इनको हमें स्वीकार करना होगा। उसी बेस पे इनके आंदोलन बनते हैं, चलते हैं, संघर्ष करते हैं लोग उसी चेतना के आधार पर। ओके, एक बात, अब आगे चलिए, मोटी मोटी बात मैंने कर दी सबाल्टर्न स्टडीज की, क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं। अब मैं थोड़ी सी आलोचना कर रहा हूँ, पहले इसका ओवरऑल कंट्रीब्यूशन बताता हूँ, या ओवरऑल बात बता देता हूँ, पहले आलोचना करते हैं। तो सबाल्टर्न स्टडीज का जो स्कूल आया, इन्होंने इतिहास को क्रांतिकारी ढंग से बदल दिया। इतिहास अब सही मायनों में हिस्ट्री फ्रॉम बिलो का नारा था इनका, उसके कारण आम लोग इतिहास में नजर आने लगे। आम लोग भी कौन से? भारत के आम, क्योंकि हम भारत का हिस्सा हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के लोग, उनकी क्या शक्ल है, उस शक्ल से हम उनको पहचानने लगे। देखिए, मार्क्सवादियों में इनमें ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा फर्क है। मार्क्सवादी भी किसान मजदूर की लड़ाइयों की बात करते थे ना, लेकिन इन्होंने कहा कि किसान मजदूर के लेबल से नहीं पहचाने जाते लोग, सिर्फ इससे नहीं पहचाने जाते, और भी लेबल है। जैसे भारत के किसान के लेबल भी क्षेत्रीय लेवल पे अलग अलग है, किसान भी एक नहीं है। ओके, पंजाब हरियाणा का किसान अलग तरह का है, तो महाराष्ट्र का किसान भी अलग तरह का है। महाराष्ट्र का किसान आत्महत्या करता है, पंजाब हरियाणा का किसान आंदोलन करता है, वो ऑलरेडी वेल ऑफ है कंपैरेटिवली, लेकिन उसको और बेटर चीज चाहिए, है ना, फर्क है। वहाँ का आंदोलन, वहाँ का किसान जो है वो इतने बुरे हालत में कि उसको आत्महत्या करनी पड़ती है, तो फर्क हो गया ना। तो किसानों के भी अलग अलग चेहरे, क्षेत्रीय आधार पे लोगों के अलग अलग उन चेहरों को पहचाना है। इसी तरह दलित कॉन्शियसनेस की मैंने बात करी, तो जो दलित आइडेंटिटी है उसको स्वीकार किया, ट्राइबल आइडेंटिटी को स्वीकार किया, स्थान दिलाया गया। जब एक आइडेंटिटी को मानोगे तभी तो इतिहास लिखोगे ना उसका, है ना। इसी तरह तमाम जो आइडेंटिटी है, तमाम तरह के जो भारतीय यथार्थ है, सामाजिक यथार्थ, उन सामाजिक यथार्थों से ही इतिहास बना है। तो उस इतिहास को इन्होंने लिखने का प्रयास किया, लेकिन इसके कारण बड़ी तीखी आलोचना हुई। एक बात मैं कह दूँ, जितनी तीखी आलोचना सबाल्टर्न स्कूल की हुई है ना, इतनी किसी और स्कूल की नहीं हुई, इवन साम्राज्यवादी स्कूल की भी नहीं हुई। देखिए, इन पे कई तरह के आरोप लगे। पहला आरोप, पहली आलोचना, आलोचकों ने जो पहला आरोप लगाया, खासकर जो राष्ट्रवादियों ने आरोप लगाया, मार्क्सवादियों ने भी छोड़ा नहीं। बच्चों, एक मुझे बात याद आती है, मेरे जो गाइड थे, मेरे जो गुरु थे, मेरे जिसके अंडर मैंने पीएचडी किया, वो पक्के मार्क्सवादी थे। मेरे जो गुरु जी थे, उनके प्रति पूरा रिगार्ड रखते हुए ये बात मैं कह रहा हूँ। वो सबाल्टर्न स्कूल के बड़े तीखे आलोचक थे। एक बार मुझे एक सेमिनार में ले गए, वो उस जमाने की बात है, 90s की, और वहाँ बड़ी डिबेट हो रही थी सबाल्टर्न स्कूल को लेके। और हमारे मेरे गुरु जी ने, प्रोफेसर एस.पी. शुक्ला ने ये कहा कि ये लोग साम्राज्यवादियों के पिट्ठू हैं। ऐसा तीखा आरोप लगाया, मुझे खुद जो है वो स्वीकार नहीं हुआ, जब नहीं हुआ कि इतना तीखा आरोप विद्वानों के एक समूह पर लगाया जा रहा है। ऐसे आरोप लगाए गए, इनको कहा गया कि ये जो है ब्रिटिश साम्राज्यवाद या जो उपनिवेशवाद के जो लोग थे, जो उससे जुड़े हुए थे, उन्होंने इनको आगे बढ़ाया। तो लोग कहते हैं ये कैम्ब्रिज स्कूल का ही विस्तार है, भारतीय संस्करण। कैम्ब्रिज जो स्कूल था ना, न्यू मार्क्सिस्ट,
जो सॉरी न्यू इंपीरियलिस्ट स्कूल था या कैम्ब्रिज स्कूल, उसी को एक दूसरे लेवल में इन्होंने कहा, क्योंकि अंग्रेज ये इंग्लैंड में ही थे ना, रंजीत हुआ इंग्लैंड में काफ़ी देर रहे, फिर ऑस्ट्रेलिया में चले गए, तो इसलिए ये बड़ा कहना आसान हो जाता है भाई इंग्लैंड में ही है, तो उन्हीं लोगों ने इनको आगे बढ़ाया। दे आर द टूल्स ऑफ इंपीरियलिस्ट। तो ये आरोप थोड़ा सा कुछ ज़्यादा हो गया है ना। किसी विद्वान पे देखो, किसी भारत के आदमी को ये कहो कि आप तो भाई पाकिस्तान के एजेंट हैं, किसी एक बात पे कई बार कह देते हैं ना, राजनीति में चलता है, किसी को कह दो आप तो विदेशियों के एजेंट हैं, आप तो अमेरिका के एजेंट हैं, CIA के एजेंट हैं, कहा जाता है। ये आरोप देखिए ब्राह्मण और लोहिया जैसे लोगों पे लगे, जयप्रकाश जैसे, नारायण जैसे लोगों पे लगे हैं, जी बड़े बड़े इतिहास नेताओं पे लग जाते हैं, लेकिन वो कोई आधार नहीं होता उसका। खैर, एक तो ये आलोचना हुई जो कि उतनी मैं नहीं मानता उतनी गंभीर किस्म की है, लेकिन तीसरी आलोचना। दूसरी कुछ आलोचनाएं खुद स्कूल से उभर के आई। पहले एक अगली जो आलोचना करी बच्चों जरा सुनो, वो करी सुमित सरकार ने। सुमित सरकार इसी स्कूल से हैं। सुमित सरकार जो आए बच्चों, आप पढ़ते हो ना सुमित सरकार, सुमित सरकार आए थे मार्क्सवादी स्कूल से। पहले वो मार्क्सवादी में थे, फिर वो सबाल्टर्न में आ गए। उनकी बात की राइटिंग सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव से लिखी गई। उनकी किताबें ना मॉडर्न इंडिया, वो पढ़ना जरा, वो थोड़ा सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव से लिखी गई। लेकिन सुमित सरकार ने बाद में 2000 के बाद जब इनका शिफ्ट हुआ, जब ये कहने लगे सारा राष्ट्र ही सबाल्टर्न है, तो उनका मोह भंग हो गया। तो उन्होंने कहा कि जो सबाल्टर्न स्कूल है उसकी कहानी से सबाल्टर्न, उसके शोषण, सबाल्टर्न के शोषण की कहानी से सबाल्टर्न को ही गायब कर दिया, ये आरोप लगाया। समझ रहे हो ना आप? क्योंकि सबाल्टर्न के ऑपरेशन की, शोषण की कहानी बताना चाहते हो और सबाल्टर्न को ही गायब कर दिया आपने, तो कैसा सबाल्टर्न स्कूल? तो वो इसको छोड़ के चले गए। ओके, इसी तरह एक और थे विवेक छिब्बर, ये नाम नोट करो, विवेक छिब्बर, विवेक छिब्बर जो कि एक सोशियोलॉजिस्ट है। विवेक छिब्बर ने कहा, उन्होंने भी लगभग ऐसी आलोचना करी कि भाई सबाल्टर्निटी का जो मुहावरा है वो अभी इस आंदोलन से गायब हो गया। मतलब दे एक्साइड द टर्म सबाल्टर्निटी फ्रॉम द होल आइडिया ऑफ सबाल्टर्न। तो ये दो लोगों की आलोचना मिलती जुलती है। बेसिक आलोचना इसी आधार पे हुई, जो बाद में एक तरह से पैराडाइम शिफ्ट हुआ। एक चीज और है, बाद में सबाल्टर्न स्कूल में ने एक विचार और अपनाया, गौर करो, वो है नॉलेज पावर पैराडाइम। ये बहुत थोड़ा सा मुश्किल मुहावरा है, लेकिन मैं बहुत सरल शब्दों में बता रहा हूँ। देखो, आप एमए के बच्चे हो, आपको समझना चाहिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता ये जो रिसर्च पेपर्स में लिखे होते हैं ना बड़े बड़े शब्दावली, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। जरा गौर करो, एक शब्द आता है पोस्ट मॉडर्निस्ट स्कूल, सुना होगा ना आपने, उत्तर आधुनिक स्कूल। कुछ लोग उत्तर आधुनिक थिंकर हैं, जैसे मिशेल फूको, फ्रांस के थे वो। फूको ने एक नया मुहावरा दिया, वो है नॉलेज पावर पैराडाइम। बात नॉलेज, पहले लिखो नॉलेज फिर पावर, यानी दो चीजें हैं, ज्ञान और सत्ता। ज्ञान और सत्ता का एक गठजोड़ है, समझ गए? जिसके पास ज्ञान है उसके पास सत्ता रहेगी। ओके, ज्ञान जिसके पास है उसके पास सत्ता है, जिसके पास सत्ता है वो ज्ञान बनाता है, वो नॉलेज कंस्ट्रक्शन करता है अपने स्वार्थ के नजरिए से। यानी जो नॉलेज है वो सेकुलर नहीं होता, नॉलेज साइंटिफिक भी नहीं होता। नॉलेज पावर का डिजाइन किया हुआ एक हथियार है। देखिए कितनी जबरदस्त बात है। ओके, समझ पा रहे हो? इस बात को किसी भी देश में लागू कर सकते हो। कोई भी जो नॉलेज है वो अपने आप में ऑब्जेक्टिव नहीं है, पावरफुल का टूल है, वो पावरफुल की आइडियोलॉजी से गवर्न होता है। ओके, तो जिनके पास, जैसे हमारे देश में महात्मा फुले थे, मैं एक सरल उदाहरण देता हूँ फुले को जो समझा सबाल्टर्न इतिहासकारों ने, उन्होंने कहा कि फुले जो है वो जैसे देशपांडे, जीपी देशपांडे लिखते हैं, जीपी देशपांडे, ये नाम लिख लो, जीपी देशपांडे फुले के बारे में लिखते हैं कि फुले ने कविता लिखी, विद्या बिना
मति गेली, जरा गौर करो, बोले कि बड़ी फेमस कविता है। विद्या बिना मति गेली तो नीति गेली तो गति गेली, गेली मीन्स गई, सुना होगा ना। विद्या बिना मति गई तो नीति गई तो गति गई तो वित्त गया तो शूद्र धसे धसाए। इतने सारे अनर्थ अकेली अविद्या ने डाले। ये मैं उसका हिंदी अनुवाद बता रहा हूँ। फूले को वो व्याख्या करते हैं, कौन देश पांडे कहते हैं फूले जो है वो अच्छे से समझते थे। यहाँ वो बात कर रहे हैं अविद्या की, यानी नॉलेज के न होने की। तो नॉलेज इन लोगों के पास नहीं रहा, निचले लोगों के पास, इसलिए दबा दिए गए। जिन लोगों के पास नॉलेज था वो ऊपर रहे, समझ रहे हो। ये है नॉलेज पावर पैराडाइम। तो ये जो नॉलेज पावर पैराडाइम है पोस्ट मॉडर्न स्कूल का, इसको सबाल्टर्न इतिहासकारों ने यूज करना शुरू किया, ओके, निचले लोगों के आंदोलनों को समझने के लिए। लेकिन कुछ आलोचकों ने ये कहा कि ये आप अपने मूल विचार से शिफ्ट हो रहे हो। आपका मूल विचार नॉलेज पावर पैराडाइम नहीं था, वो किसी और का विचार है। आपका विचार तो सबाल्टर्नों की लड़ाइयों को, इलीट, आपका जो विचार था ना इलीट और सबाल्टर्न, है ना। इलीट का रोल क्या है, सबाल्टर्न का रोल क्या है। आप कहीं नॉलेज पे चले गए, वो एक अलग प्रेमाइस है, ओके। एक आलोचना का आधार ये बनता है। तो कई चीज़ों को लेकर आलोचना होती है सबाल्टर्न स्कूल की, लेकिन अब लास्ट में मैं इसका महत्व बताता हूँ बच्चों। इन कंक्लूजन आप ये कह सकते हो कि सबाल्टर्न स्कूल का भारतीय इतिहास में बहुत भारी योगदान था। इन्होंने भारतीय इतिहास में जो लोग हाशिए के लोग थे, है ना, जो हाशिए पे पड़े थे, उनको इतिहास में स्थान दिया है। समाज के सभी प्रकार के समूहों पर लिखना शुरू किया, खासकर जो पिछड़े इलाके, है ना, क्षेत्रीय, अलग अलग क्षेत्रीय स्तरों पे जो आंदोलन थे, अलग अलग क्षेत्रों के आंदोलन, पिछड़े इलाकों के आंदोलन, पिछड़े वर्गों के आंदोलन, किसानों के आंदोलन, ये सब लिखो। मजदूरों के आंदोलन, दलित्स के आंदोलन, आदिवासियों के, विमेन के, ट्राइबल्स के, इनके सब के आंदोलन लिखना शुरू किया। और इतिहास में हम कहते हैं इतिहास आम लोगों के संघर्ष की कहानी है। सबाल्टर्न स्कूल का ये मानना है कि हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री फ्रॉम बिलो, लोगों का इतिहास है, आम लोगों के संघर्षों की कहानी, वो कहानी इन्होंने लिखने का प्रयास किया। एक और बात है इनका योगदान, वह इतिहास में इन्होंने नए प्रकार के स्रोतों की खोज की, आम लोगों से जुड़े हुए सोर्स। पुराने जो सोर्स थे, हालांकि इनके ज़्यादातर सोर्स पुराने ही रहे, लेकिन उन्होंने कहा था पुराने सोर्स इलीट के सोर्स हैं। जो अभी लेखाकारों में मिलते हैं ना जो सोर्स, वो तो इलीट बनाता है, वो तो देखिए अधिकारी बनाते हैं, पढ़े लिखे लोग बनाते हैं, ये तो इलीट है। तो इन्होंने पुराने सोर्स के अलावा कुछ नए सोर्स खोजे, जैसे ओरल रिकॉर्ड्स और ट्रेडिशंस, आम लोगों की परंपराएं, आम लोकगीत, लोक कहानियाँ, इनसे भी बहुत कुछ पता चलता है। तो इससे इतिहास की एक धारा उभरती है जिसको पॉपुलर हिस्ट्री कहते हैं। इतिहास के भी दो रूप हैं बच्चों, एक है एकेडमिक हिस्ट्री जो हमारे जैसे लोग लिखते हैं, दूसरी है पॉपुलर हिस्ट्री, आम लोग जो कहते हैं। आपको पता है आम लोग कुछ और ही इतिहास कहते हैं, हालांकि वो सच्चा नहीं होता, बहुत सारा उसमें लोगों की धारणाएं होती हैं, लेकिन उसमें कुछ तो सच होता है, कुछ तो सच होता है। अब आपने कहानी सुनी होगी हरकुल सिंह जाट दुरानी का, उसका किस्सा सुनाया जाता है, ये है पॉपुलर हिस्ट्री। जैसे पॉप म्यूजिक होता है ना, पॉप म्यूजिक सुनते हो ना, ये पॉप हिस्ट्री है। पॉपुलर शब्द बना है, पॉप बना है पॉपुलर से। आम लोग नाचते थे वहाँ न्यूयॉर्क की गलियों में, है ना, काले लोग नाचते थे। ये जो कौन थे जो बहुत बड़े डांसर हुए, क्या नाम था? माइकल जैक्सन। पॉप म्यूजिक, पॉप डांस। तो पॉप हिस्ट्री की होती है, मैं आपको सरल शब्दों में बता रहा हूँ। पॉप हिस्ट्री तो रणकुल सिंह मैं बता रहा हूँ, उसका किस्सा सुनाते हैं ना। ऐसे वो कई किस्से हैं, हर एक क्षेत्र में मिल जाएंगे आपको, लीजेंड है उन लोगों के। अब उसमें बहुत सारा झूठ भी है, बहुत सारी लोगों ने कहानियाँ बना दी नमक मिर्च लगा के, लेकिन कुछ तो सच है, क्योंकि वो आम लोगों के नायक है, कभी पकड़े नहीं गए। हरकुल सिंह जाट को बहुत मुश्किल से अब पकड़ पाए,
क्योंकि लोगों से जुड़े हुए हैं, लोगों की मदद भी करते हैं। ऐसे हीरोज को इतिहास में कैसे स्थान दें? तो इन्होंने इतिहास में एक नई कंट्रीब्यूशन ये किया, कौन सी है? कई तरह के इतिहास की धाराएं इन्होंने जोड़ दी। नोट करो, पहली यही है पॉपुलर हिस्ट्री। पॉपुलर हिस्ट्री, इसको भी हमें स्थान देना होगा, हालांकि इस तरह से नहीं जैसे लोग समझते हैं। लोग देखिए बहुत सारी गड़बड़ भी समझते हैं। अब लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई जो है राणा प्रताप ज़्यादा महान थे, है ना। वहाँ पंजाब राजस्थान में चले जाओ तो राणा प्रताप को ज़्यादा बड़ा हीरो माना जाता है, वो कभी हारे ही नहीं। पर हिस्टोरिकल फैक्ट भी तो देखने पड़ेंगे ना। लोग ये कहेंगे कि जो रामायण का जो किस्सा है उसमें भी सारी बातें सही हैं, लेकिन हमें ऑथेंटिकेट करना है ना। समझ पा रहे हैं मेरी बात? लोग तो ये कहते हैं कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ तो वहाँ की धरती लाल है। मैं तो कुरुक्षेत्र से ही आया हूँ, वहाँ की धरती लाल नहीं है। तो थोड़ा सा वेरीफाई करना पड़ेगा, मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन हमें ये भी देखना होगा भाई ये जो कुरुक्षेत्र शब्द है फिर ये बना कहाँ से? इसका कुछ एविडेंस तो है ना। तो कुछ हिस्ट्री है उसमें, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल सारा बकवास है, वो हिस्ट्री निकालते हैं। ओके, तो पॉपुलर हिस्ट्री एक चीज़ है, पॉपुलर हिस्ट्री। दूसरी है, दूसरा नोट करो, दूसरी है पीजेंट हिस्ट्री, किसान इतिहास, कृषक इतिहास। तीसरी है ट्राइबल हिस्ट्री, ट्राइबल हिस्ट्री। और फिर है दलित हिस्ट्री। इस इतिहास में देखिए जब ये स्कूल बाद में है, जब कम हुआ थोड़ा सा इसका प्रभाव, लेकिन इससे कई सारी धाराएं और निकल गई। ये सारी चीज इसकी लिगेसी है बच्चों, समझ रहे हो? ये सब सबाल्टर्न स्कूल की ही लिगेसी है, उससे निकल के आती है। लिगेसी समझ रहे हो ना, मतलब एक प्रकार से उसकी विरासत है, उससे आगे बढ़ती है। तो बाद में दलित स्टडीज इमर्ज होता है, बहुत जबरदस्त स्ट्रीम उभरती है दलित स्टडीज की। दलित लेखक खुद भी आते हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं इसमें, जो साहित्य में, इतिहास में, समाज शास्त्र में दलित स्टडीज में मेरे ख्याल में सबसे पावरफुल विधा उभरती है। क्योंकि दलितों में पहले भी जबरदस्त पैशन रहा है लड़ने का, संघर्ष करने का, आज़ादी से पहले भी, आज़ादी के बाद तो इनके बहुत सारे खुद के लेखक आते हैं। तो एक चीज ये उभरती है। इसी तरह ट्राइबल स्टडीज, जेंडर स्टडी, ये देखो जेंडर स्टडी, यानी लिंग के आधार पर इतिहास को देखिए। दो बड़े लिंग है ना, एक पुरुष हैं, दूसरे महिलाएं। इसके अलावा और भी जेंडर होते हैं, कुछ जेंडर और भी हैं, उनकी भी आइडेंटिटी अब धीरे धीरे स्वीकार की जा रही है। तो उनका क्या रोल है या उनके साथ क्या हुआ, है ना, उनके साथ क्या हुआ, थर्ड जेंडर के साथ क्या हुआ। ओके, अब कुछ लोग लिख रहे हैं कि भारत में जैसे जो हिजड़ा समुदाय, जिसको मुझे माफ करना ये शब्द यूज कर रहा हूँ, ये एक समुदाय रहा है, इतिहास का हिस्सा रहा है। दरबारों में इनका हम रोल देखते हैं, है ना, हरम में एक रोल देखते हैं ना, समाज में देखते हैं, शकुन अपशकुन हर तरह के, खासकर जब शादी होती है, जब भी बच्चे होते हैं, जब भी ये लोग आते हैं, समाज से ये लोग कटे हुए लोग हैं, समाज के हाशिए के लोग हैं, ये इनका अपमान भी, लेकिन फिर भी समाज में चलते रहते हैं। इस तरह के लोग भी सर्वाइव कर रहे हैं ना, उनको इतिहास में स्थान देना होगा, इतिहास में अगर हैं तो, है ना। इसी तरह महिलाओं के साथ जो हुआ है ना, महिलाएं जो कि आधा वर्ग है, आधी हिस्सा है समाज का, लेकिन तमाम तरह की कुप्रथाओं के नाम पे, परंपराओं के नाम पे, कल्चर के नाम पे औरत को दबाया गया। तो वो चीज़ इतिहास में दिखनी चाहिए। तो जेंडर स्टडीज में ये चीज़ उभरती है, ये अलग विधा बनती है। मैं समझ रहे हो, ये इतिहास नहीं है, इतिहास उसका एक हिस्सा है। जेंडर स्टडीज में महिलाओं के सारे पहलू पढ़े जाएंगे। दलित स्टडीज में दलितों की सारी समस्याएं, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, उनके समस्याओं के सारे पहलुओं का अध्ययन होगा। वो एक अलग विधा बन गई, समझ रहे हो ना, अलग विधा। तो इस तरह की विधाएं स्कूल के बाद वो भर के आती हैं। ये एक बहुत बड़ा एकेडमिक ग्रोथ है, जिसमें हमारे इतिहासकारों का भी बच्चों योगदान है। सबाल्टर्न स्टडीज देखिए, इतिहासकारों ने बहुत कुछ दिया है सोशल साइंसेज को और समाज को। और एक चीज़ और है, हम लोग देखिए, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बुद्धिजीवी दो तरह के होते हैं। बच्चों जरा गौर करो, बच्चों गौर करो, बुद्धिजीवी दो तरह के होते हैं।
एक बुद्धिजीवी होते हैं कंजर्वेटिव, एक होते हैं प्रोग्रेसिव। कंजर्वेटिव कौन? जो रूढ़िवादी है ना, कुछ लोग रूढ़िवादी होते हैं। बुद्धिजीवी तो वो भी है। जो रूढ़िवादी कंजर्वेटिव बुद्धिजीवी है वो समाज का कोई खास भला नहीं कर पाते, क्योंकि विकास की बात नहीं कर रहे, वो पीछे जाने की बात करते हैं ज़्यादा। दूसरे हैं प्रोग्रेसिव, जो आगे जाने की बात करते हैं, समाज को बदलने की बात करते हैं। तो ये जो सबाल्टर्न स्कूल है ये आइडिया ऑफ प्रोग्रेस को हिस्ट्री में लागू करता है। ये पॉइंट नोट करो। आइडिया ऑफ प्रोग्रेस से जुड़े हुए हमारे इतिहास का विकास हो रहा है, लोगों से जुड़ता जा रहा है इतिहास, है ना। आम लोगों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ रही है, उनकी समस्याएं भी तो हल करनी है ना। आम आदमी पता है कितने भारी संघर्ष में जीते हैं। आपको शायद आप भी देखो आम लोगों से जुड़े हैं, मैं भी आम लोगों से ही निकल के आया हूँ। मैं दोस्त बच्चों किसी भी, हालांकि मुझे अच्छा सारी देश में बुलाया जाता है, लेकिन और अच्छा मिलता है, DA जो भी है, हवाई जहाज से जाते हैं तो, लेकिन जहाँ भी मैं जाता हूँ जिस शहर, मैं लोकल बस में ज़रूर यात्रा करता हूँ। लोकल में जब यात्रा करोगे आम लोग मिलेंगे। अब जरा जब आम लोगों से मिलना, आप भी आप लोग ही हो, आम लोगों से मिलते हैं। देखिए आम लोग बड़े, क्योंकि परेशान लोग हैं, हर रोज उनको कुआं खोद के पानी पीना, हर रोज जिंदगी संघर्ष से भरी होती है, इतने बड़े टेंशन में होते हैं, लड़ने पे उतार हो जाते हैं। लेकिन जब उनसे बात करोगे, प्रेम से बात करोगे, तो आपके लिए बिछ भी जाएगी। हमें उन लोगों के जीवन को समझना है, उनके जीवन को बदलने का भी प्रयास बुद्धिजीवी का एक रोल है ना। बुद्धिजीवी सिर्फ अपना पेट भरने के लिए नहीं होता, तो उसे सोसाइटी के प्रति संवेदनशीलता भी, ये संवेदनशीलता इतिहासकारों के इस समूह ने जगाई हमारे अंदर। और उसके बाद इतिहास जो है आइडिया ऑफ प्रोग्रेस से और गहराई से जुड़ता है। तो ये बच्चों सबाल्टर्न स्कूल का एक बड़ा भारी आप कंट्रीब्यूशन कह सकते हो। तो इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू।